Friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हमारा जो ये बीकॉम सेमेस्टर 6 है उसमें जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है वो है ऑडिटिंग 2 और ऑडिटिंग 2 के हम एंडिंग पार्ट पे हैं और आज हम यूनिट नंबर 4 का एक और चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑडिट प्रोग्राम साथ में आ रहा है, मतलब यूनिट नंबर 4 अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो उसमें 2 चैप्टर है, एक है ये इन्वेस्टिगेशन एंड दूसरा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बहुत ही ईजी रहता है कंपेयर टू इन्वेस्टिगेशन क्योंकि उसमें सारे फिक्स पॉइंट 8 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं और ऑडिट प्रोग्राम जो भी पर्पस के लिए आपको बनाना है वो हो जाता है। बट इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा अलग है, उसमें भी अलग अलग पर्पस वाइज इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसका डेफिनेशन और ये वाले चैप्टर में भी जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वही हम स्टडी करने वाला है। पर याद रखोगे कि ये एक लेक्चर का काम नहीं है, तो इसको हम मिनिमम 2 लेक्चर में काम कंप्लीट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन का आज से हम सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट ऑडिटिंग 2 और चैप्टर का नाम है इन्वेस्टिगेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट अ जर्नी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं definition of investigation. Actually investigation is nothing but an auditing but detail of auditing for some special purpose. Meaning आपके सामने है, the term investigation means an examination of books of accounts or and records for some special purposes. यानी कि हमें यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड को चेक ही करना है बट सम स्पेशल पर्पसेस, मतलब आप कह सकते हो डिटेल ऑफ ऑडिटिंग वर्क, यानी ऑडिट जैसा ही काम है पर थोड़ा डिटेलिंग में जाना है कोई स्पेशल पर्पस के थ्रू। सपोज कोई बिजनेस आपका परचेस करना है, तो जो परचेजर कर रहा है तो वो परचेजर आपकी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता हो, तो इसको हम कंपेयर करेंगे सीआईडी। जस्ट लाइक इन पुलिस में कैसा सीआईडी ऑफिसर्स होते हैं, तो स्पेशल क्राइम ब्रांच ब्यूरो होता है कि मतलब वो क्राइम के बेस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो गुनहगार है उसकी तलाश करता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ही वो अकाउंट के लिए वर्ड यूज़ यहाँ पे करते हैं हम कि ऑडिटिंग जैसा काम है वो पर डिटेलिंग जाना है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन बहुत ईजी, यानी मीनिंग समझ लिया तो समझो आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो अब उसमें जाएंगे हम बारी बारी अलग अलग क्वेश्चन की तरफ और उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है पॉइंट टू बी नोटेड व्हाइल कंसिडरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, और ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 और 18 में 2 साल पूछा गया है। और वैसे आपने ऐसे कई बार पॉइंट्स ऑडिटिंग 2 में कंसिडर किए। यूनिट 1 में जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिटिंग शुरू करने से पहले पॉइंट, ऑडिट प्रोग्राम के पॉइंट, और अब ये एक और क्वेश्चन आ रहा है इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट, यानी अगर आप कहीं पे इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो तो उसमें आप क्या क्या पॉइंट कंसिडर करोगे। चलो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या कंसिडर करना है हमें, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी स्कोप ऑफ वर्क, यानी कि आपको कितना काम करना है, कितने एरिया आपको कंसिडर करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो आपको सबसे पहले देख लेना होगा। मतलब ये भी कैसे, आपको जो काम दिया जाएगा वो रिटर्न में होना चाहिए, तो ही आप कह सकते हो ना कि हाँ हमें ये काम करना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पता चलेगी। देख लेते हैं उसको पैराग्राफ में। The investigator should get the clear instruction about the scope of his work, यानी कि उसको अपने काम के बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। If the scope of his work is limited to an examinations of some specific matters, then he should get the written instructions for in the that regards, so that he may not be held liable in future of his for not performance of his work which was not specifiedly assigned to him। यानी कि ये पैराग्राफ हमें यही बताना चाहता है कि ऑडिटर को जो काम दिया जाएगा वो उसको लिमिटेड अगर वर्क करना है तो उसको रिटन इंस्ट्रक्शन में दिया जाना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में अगर जो काम उसने नहीं किया उसके लिए उसको जिम्मेदार ना ठहरा जाए। तो यही यहाँ पे जानना है आपको सबसे पहले। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो तो आपको अपने स्कोप के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए। सेकंड थिंग जो आपको इन्वेस्टिगेशन में करना चाहिए वो है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और विच इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपको जो काम दे रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन करवाने का पर्पस क्या है, ताकि आप जब अपना काम करो तो वो आप पर्पस से रिलेटेड अपना काम कर सको।
तो पैराग्राफ में ध्यान, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिंस दिन एंटायर वर्क will be regards on the basis of purpose or for which the investigation is undertaken. Written instructions यानी कि आपको जो वर्क दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग आपको सब कुछ पहले से बता दिया होना चाहिए. रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर फ्रॉम हिज क्लाइंट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन. यानी कि सब कुछ आपको जो पर्पज के लिए इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं वो लिखित में दिया होना चाहिए, रिटन दिया होना चाहिए. ठीक है, चले इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए. तो पॉइंट नंबर 3, द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर टू बी ऑब्टेन. यानी कि जो ऑडिटर ने ऑलरेडी अगर अकाउंट ऑडिटेड किए हुए हो तो उसका रिपोर्ट कलेक्ट कर लो. क्यों कलेक्ट करना चाहिए, तो वहाँ पे क्लीन रिपोर्ट मिला है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो उसके ऊपर से आपको काफ़ी जानकारी मिल सकती है, इसीलिए कलेक्ट करना चाहिए. वेयर द अकाउंट्स हैव ऑलरेडी being audited, the investigator should obtain and study the report of auditor. The audited accounts reduce the work of investigator to a greatest extent. यानी कि आप अगर ऑडिटर का रिपोर्ट ले लोगे तो आपका वर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो यही पर्पज से आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ऑडिटर का रिपोर्ट ले लेना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपको एक और पॉइंट देखना चाहिए, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम फॉर इन्वेस्टिगेशन. यानी कि अगर आप अपना काम कर रहे हो तो वो फ्लेक्सिबल रखो, रिगिड सिस्टम मत रखो, एक जैसा मत करो. अगर आपको लग रहा है कि चलो डायरेक्टर के साथ बात करने से इन्वेस्टिगेशन जल्दी खत्म हो जाएगा तो पहले वो काम करो, अपना प्रोग्राम फ्लेक्सिबल रखो. चलो पॉइंट में पैराग्राफ में यही चीज़ बताई है. The program for investigation must be kept flexible so that whenever necessary and the changes may be adopted. The practical approach and knowledge become then essential in his regards. So the investigation should not be done in rigid manner. देखो लास्ट में वर्ड आया रिगिड. रिगिड का मतलब क्या होता है, जड़ जेव. मतलब आप एक जैसा सिस्टम मत अप्लाई करो. जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो उसमें आपका प्रोग्राम फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए. अगर आपका नॉलेज ऐसा कह रहा है कि चलो हम साइड विजिट करने से हमारा इन्वेस्टिगेशन जल्दी खत्म होगा, तो जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो उसकी साइड को विजिट कर लो कि वो लोग जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें वो साइड को जस्टिफाई कर लो. तो आपके प्रैक्टिकल आपका जो नॉलेज है वो यहाँ पे यूज़ करना चाहिए. तो अपना प्रोग्राम फ्लेक्सिबल रखना चाहिए. ये पॉइंट में ये कहा गया है. पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है प्रिविलेशंस ऑफ वर्किंग पेपर्स. यानी कि आपको क्या करना चाहिए, आपके एविडेंस कलेक्ट कर लेने चाहिए. आप जो काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग वर्किंग पेपर्स कलेक्ट कर लो, ताकि इन फ्यूचर अगर इन्वेस्टिगेटर पे कोई ब्लेम लगे तो वो प्रूव कर सके कि हाँ हम सही थे. तो ये पैराग्राफ में ध्यान, इन्वेस्टिगेटर शुड केयरफुली प्रिजर्व all the working papers and evidence regarding the investigation. This may to prove very useful and defend against any charge for negligence in future. देखो कोई भी अगर उसके ऊपर फ्यूचर में ब्लेम लगता है कि इन्वेस्टिगेटर को ऐसा कहा जाए कि आपने ये चेक नहीं किया था, आपको काम ये सौंपा गया था पर आपने क्यों नहीं किया है, तो जो फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम आ सकता है. तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, जो भी वो काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग वर्किंग पेपर्स एंड एविडेंस कलेक्ट कर लेना चाहिए, पुरावा एकत्रित करने के. चलो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, दैट इज अनबायस्ड एंड इम्पार्शियल ओपिनियन. यस, ऑडिटर की तरह इन्वेस्टिगेटर को भी अपना एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, तो वो अनबायस्ड होना चाहिए. यही ये पॉइंट बताना चाह रहा है. चलिए पैराग्राफ में ध्यान, ही मस्ट बी एक्सप्रेस द फ्रैंक एंड बैलेंस्ड ओपिनियन on the matter regarding to the investigation and he must not be influenced by any interested party. देखो उसको फ्रैंकली जो भी बोलना है, अनबायस्ड बैलेंस्ड ओपिनियन दे देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर है या उसको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है पार्टी और वो अपना इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी उसको बताना है वो क्लियरली वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकता है. ठीक है, तो यही इन्वेस्टिगेशन के मेन पॉइंट थे. 1-2 पॉइंट और हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 आ रहा है, जो कि है प्रिकॉशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटेड. आपको जो अकाउंट प्रेजेंट किए जाते हैं उसमें आप ध्यान से देखो कि आपको जानबूझ के तो गलत अकाउंट वो लोग प्रेजेंट नहीं कर रहे ना. तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जानबूझ के इन्वेस्टिगेटर को गुमराह करने के लिए गलत अकाउंट प्रेजेंट कर सकता है. तो पॉइंट में ध्यान, द इन्वेस्टिगेटर शुड डिसाइड एज टू विच अकाउंट्स एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्सेप्टेड एंड रिलाइड अपॉन द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यानी कि उसको जो अकाउंट्स दिखाए जाते हैं वो सही है कि नहीं, एक्सेप्ट करने लायक है कि नहीं, वो उसको देख लेना चाहिए. ही शुड एग्जामिन द पर्पज ऑफ फॉर विच then accounts and other matters presented to him were prepared. देखो उसको जो पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन वर्क सौंपा गया है वो प्रेजेंट जो उसके सामने अकाउंट्स हो रहे हैं वो सारी मैटर से रिलेटेड है कि नहीं, ये उसको देख लेना चाहिए.
चलो, एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट इन्वेस्टिगेशन का, वो है ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन। देखो, जब भी आप इन्वेस्टिगेशन कर लेते हो तो आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, तो ये उसका पॉइंट बता रहा है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज टू बी प्रेजेंट अ क्लियर एंड कंसल्स रिपोर्ट ऑन द मैटर ऑफ एग्जामिनेशन बाय हिम, यानी कि जो भी उसको बताना है वो क्लियरली उसने मेंशन किया होना चाहिए, कोई भी उसको ऐसा प्रेशर में रिपोर्ट नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ड्राफ्टेड विद इन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर एंड इट शुड बी प्रेजेंटेड इन लिक्विड एंड अनडेंजरस लैंग्वेज एंड एम्बिजियस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो उसको जो भी है बताना है तो क्लियरली बताए, उसमें कोई जानबूझ के ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ ना करे जो उसके जो क्लाइंट है उसको बुरा लग जाए, मतलब ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया है चाहिए। लिक्विड का मतलब गलत वर्ड्स, बैड वर्ड्स का यूज़ उन्होंने नहीं किया होना चाहिए। तो यही है इन्वेस्टिगेशन के मेन पॉइंट्स। जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उससे पहले आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने से पहले जो पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, पॉइंट टू बी नोटेड व्हाइल कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। चलिए, अब हम लेने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट, यानी इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट के बीच का आपको डिफरेंस समझाना है, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में 2017 से के 2019 तक बैक टू बैक पूछा है उन्होंने 3 साल। तो अब डिफरेंस कैसे समझाना होता है, तो ऑलवेज डिफरेंस में आपको 3 कॉलम लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलम हम ले लेंगे पॉइंट्स का, सेकंड कॉलम हम लेंगे ऑडिटिंग का, और थर्ड कॉलम दैट इज इन्वेस्टिगेशन। चलिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी डिफरेंस समझाओ तो उसमें सबसे पहले शुरुआत मीनिंग या डेफिनेशन से ही करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट कंसिडर करने जा रहे हैं डेफिनेशन, और ऑडिटिंग का और इन्वेस्टिगेशन का बैक टू बैक मीनिंग। ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है, तो ऑडिटिंग मीन्स एन एग्जामिनेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ अकाउंट, यानी कि ऑडिटिंग एक तरह का एग्जामिनेशन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन वही है बट सम स्पेशल पर्पजेज होता है। तो इन्वेस्टिगेशन मीन्स एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और सम फॉर सम स्पेशल पर्पजेस, यानी कि अलग अलग पर्पजेस से जब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए जाते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि एक तरह का डिटेल वर्क ऑफ ऑडिटिंग। चलिए, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट इज ऑब्जेक्ट, दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है। ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट तो चेकिंग द करेक्टनेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को चेक करना है। कैसे, तो वो आप पैराग्राफ में देख सकते हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू बी वेरीफाई वेदर द अकाउंट्स आर करेक्टली ड्रॉन अप एंड वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स are reflected the true and fair view of the profit and whether the balance sheet shown as a true and fair of the state of affairs of the business, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ट्रू प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा है और बैलेंस शीट आपको बिजनेस का स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि जो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बैलेंस शीट दिखा रही है कि नहीं, मतलब इन शॉर्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉइंट्स। तो ये ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो उसके डेफिनेशन में आ चुका है। इन्वेस्टिगेशन इज स्पेशल ऑडिट फॉर सम स्पेशल पर्पस, वो स्पेशल ऑडिट ही एक तरह का, तो कैसे पर्पस हो सकता है, फॉर एन इंटेंटिंग द परचेजर ऑफ बिजनेस और अ प्रोस्पेक्टिव लैंडर्स ऑफ गेट एन अकाउंट, यानी कि अगर आपका बिजनेस कोई परचेज कर रहा है तो परचेजर आपकी बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। जब आप बैंक लोन लेने जाते हो तो बैंक आपकी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव उसमें आ सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करने जा रहे हैं दैट इज वेदर कंपलसरी, यानी कि ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में कौन सा कंपलसरी है, तो हमें पता है ऑडिटिंग कंपलसरी है हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। तो आप पॉइंट में देख सकते हो, ऑडिटिंग इज कंपलसरी अंडर द कंपनीज एक्ट इन केस ऑफ कंपनीज, यानी हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपना ऑडिट करवाना जरूरी है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड एज एंड व्हेन सो इज डिजायर्ड इट इज़ नॉट कंपलसरी अंडर बाय लॉ, यानी कि डिज़ायर वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। अगर आपको ज़रूर लग रही है अपने बिजनेस में इन्वेस्टिगेशन करवाने की तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज वो लॉ में या पे कहीं पे एक्ट में, कंपनी एक्ट में ये नहीं बताया कि आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। तो ये पॉइंट भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कंडक्टेड एट हुज इंटरेस्टेड, यानी कि किसके इंटरेस्ट से आप ये ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो। तो सबसे पहले ऑडिटिंग की बात कर लेते हैं।
ऑडिट इज कंडक्टेड एट द इंटेंस ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि शेयर होल्डर्स। वो इन ऑडिटिंग वर्क तो जाहिर सी बात है शेयर होल्डरों के लिए यही करवाया जाता है, जो बिजनेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो ऑडिटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जांपल में लिखा ही हुआ है, शेयर होल्डर कंपनी ऑफ द एंड पार्टनर इन केस ऑफ फॉर्म आर गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर खुद अपने बिजनेस का ऑडिट करवाएंगे। तो ऑडिटिंग वो ओनर के इंटरेस्ट से होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन थर्ड पार्टी के भी इंटरेस्ट से भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप देख पाओगे यही चीज़, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड आइदर एट इंट्रेंस ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस और ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर, यानी कि बाहर के लोग भी आपकी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेंशन ऑफ परचेजर एंड प्रोस्पेक्टिव लैंडर्स, यानी कि आपको जो पैसे दे रहे हैं, लैंडर्स का मतलब होता है आपको जो पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिटर्स, या फिर आपके बिजनेस जो खरीदना चाहते हैं वो लोग आपकी कंपनी का या बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ओनर भी करवाते हैं कभी कभी, और कभी कभी आउटसाइडर यानी बाहर के लोग भी आपकी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है डिफरेंस के जो यहाँ पे कंप्लीट हो। उसके बाद उसमें और भी पॉइंट जोड़ने के लिए हम डिफरेंस को कंटिन्यू करें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आ रहा है वो है पीरियड, यानी कि कितने पीरियड के लिए होता है। तो ऑडिटिंग का हमें पता है कि वो जनरली 1 ईयर का होता है। तो नॉर्मली द ऑडिट इज अंडरटेकिंग फॉर 1 ईयर, यानी कि वो 1 साल का, हर 1 साल का ऑडिट अकाउंट होते हैं। जबकि इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, an investigation may cover a period for more than 1 year and stay period of 3 or to 5 years, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो आपको काम सौंपा गया है ना, जो पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया है वो कम से कम 3 या उससे ज़्यादा सालों के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका पर्पस सॉल्व ना हो आपका इन्वेस्टिगेशन काम रुकेगा नहीं। सपोज आपके बिजनेस में प्रॉफिट में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज होने के रीज़न को आप 1 साल का डेटा थोड़ी चेक करोगे, पिछले 3 या 5 साल का डेटा चेक करोगे। तो इन्वेस्टिगेशन का पीरियड लगभग 3 से 5 साल का होता है, जबकि ऑडिटिंग का पीरियड 1 ईयर का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑडिटेड अकाउंट्स, यानी कि कहाँ पे ऑडिटेड अकाउंट ऑलरेडी होंगे। तो ऑडिटेड शुरू करने से पहले शायद तक अकाउंटेंट ने अकाउंट ऑडिट की हो, या फिर ऑडिटर को खुद वो काम करना पड़ता है। तो उसमें आपका ध्यान होना चाहिए, द अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड बाय ऑडिटर प्रीवियसली, यानी कि इसमें पहले से अकाउंट ऑडिटेड नहीं होते। पर हाँ, कह सकते हो आप कोई सी सीनियर जूनियर अकाउंटेंट ने वो अकाउंट चेक की हो, बाकी ऑडिटर जो सीए होता है उसको ही अकाउंट ऑडिट करना पड़ता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन से पहले शायद तक अकाउंट ऑडिट हो गए हो, ऐसा हो सकता है। द इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट द मोस्टली आउट ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट ऑलरेडी हो चुके हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है। इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप फॉर्म, हाउएवर the investigation may be undertaken even of the unaudited accounts, या फिर ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म या कोई भी ऐसा बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस हो, उसके अकाउंट अभी तक ऑडिट ना हुए हो और इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। तो इन्वेस्टिगेशन होने से पहले शायद तक अकाउंट ऑडिट हो चुके होते हैं या फिर नहीं हुए होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यही कह रहा था। चलो नेक्स्ट पॉइंट वो है टेस्ट चेकिंग। अब किस में टेस्ट चेकिंग है, मतलब ऊपर ऊपर से चेकिंग किया जाता है, तो वो ऑडिटिंग में होता है। ऑडिटिंग इज वन काइंड ऑफ टेस्ट चेकिंग, मतलब आपको सिर्फ अकाउंट चेक करना है कि सही लिखे है कि गलत। जबकि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो डिटेल में जाना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन इज डीपर एंड थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर रिकॉर्ड्स, उसमें तो बहुत सारे एग्जाम आपको चेक करने पड़ते हैं, बहुत सारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, यानी डीपली एग्जामिनेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये टेस्ट चेकिंग का पॉइंट था। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, हुज कंडक्टेड, ये कौन कर सकता है। तो ऑडिट तो वो तो जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, तो वहाँ पे वही बताया गया है, ध्यान देने। द ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन केस ऑफ कंपनीज एक्सेट्रा, यानी वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही किसी कंपनी का ऑडिट कर सकता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपीरियंस बंदा जिसको पिछले 10 साल का अकाउंटिंग एक्सपीरियंस हो वो इन्वेस्टिगेटर बन सकता है। चलो पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है, द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स द स्किल एंड केयर एंड एबिलिटी ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर and hence the normally and an experienced senior auditor can instructed with an investigations of work, यानी कि जो भी बंदा है, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है, सीनियर ऑडिटर जिसको पिछले 10 सालों का अकाउंट ऑडिटेट करने का एक्सपीरियंस हो, वो पर्सन इन्वेस्टिगेटर बन सकता है। क्लियर। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंस था वो ये वाले चैप्टर में ज़्यादातर पूछा जाता है, वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलिए वन लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आज के लेक्चर का
वन लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक फॉर गेटिंग ऑफ अ लोन। यानी कि जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक आपकी कंपनी का या बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन करवाए। ये क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में आ चुका है, पर इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये जो भी पर्पस हम इन्वेस्टिगेशन के पर है, सारे पर्पस आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। चलिए, तो जब बैंक आपकी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवाएगी तो वो क्या चीज़ के लिए अपना जो काम है इन्वेस्टिगेशन का, आपको एज एन इन्वेस्टिगेटर उसमें क्या चेक करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले छोटे से पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, व्हेन अ बैंक आर इंटरेस्टेड टू गिव अ लोन or overdraft to any business, they may be interested in getting information about profitability and soundness of the business। यानी कि वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंडनेस दोनों पे ध्यान देती है। Following points are to be considered while conducting an investigation on behalf of bank which is intending to give a loan। यानी कि जो आपकी बैंक है वो आपको अगर लोन देगी तो नीचे के पॉइंट्स को पहले कंसिडर करेगी। यानी कि सीधी सी बात है, अकाउंट में वो आपका बिजनेस कैसे प्रॉफिटेबिलिटी है वो चेक करेगा, आपकी बैलेंस शीट के ऊपर से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है वो चेक करेंगे। ठीक है, चले तो बैक टू बैक पॉइंट थोड़े अलग आएंगे हर एक पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले आपको जब बैंक लोन लेना हो तो आपका पर्पज़ ऑफ लोन वो लोग जान लेते हैं। अगर आपका डेप्ट पेबल के लिए लोन ले रहे हो तो वो लोग लोन देंगे ही नहीं। अगर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लोन ले रहे हो तो वो आपको 101% लोन प्रोवाइड करेंगे। तो चलो, पैराग्राफ में वही बताया गया है। द पर्पज ऑफ आस्किंग फॉर लोन इज परहैप्स फॉर द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिन फर्स्ट if a purpose of productive then it is well, but the purpose is to pay debt then the matter should be checked। देखो, जो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप बिजनेस डेवलप के लिए प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन ले रहे हो तो ठीक है, बट आप अगर डेप्ट पेमेंट के लिए किसी को पेमेंट करने के लिए लोन ले रहे हो बिजनेस में, तो उसके लिए आपको फिर बैंक लोन देने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो सबसे पहले जब आप लोन लेने जाते हो तो इन्वेस्टिगेटर आपका पर्पस ऑफ लोन वो बैंक वाले चेक करता है। फिर सेकेंडली वो लोग क्या चेक करेंगे, सिक्योरिटी। यानी कि आप अगर लाखों करोड़ों का लोन ले रहे हो तो सामने कुछ सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, तो सिक्योरिटी आप कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो वो चेक करेंगे। तो उसके लिए पैराग्राफ में वही बताया गया है, इट शुड बी इंक्वायर whether the borrowers offer sufficient security of loan, if the security is subject to any period and charged by the amount of such uncharged should be taken into the accounts। यानी कि अगर आपकी सिक्योरिटी जो आपको ऑफर की जा रही है क्या वो सफिशिएंट है। अगर आपको 50 लाख का लोन दे रहा है तो सामने जो असेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनफ है, या फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि वो सिक्योरिटी कहीं और तो गिरवे नहीं रखी गई है और कहीं तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे हुए हैं। तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए एज अ बैंक। तो सबसे पहले ये दोनों पॉइंट चेक किए जाते हैं। उसमें और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें से पॉइंट नंबर 3, द लोन ऑफ रिजेक्शन इन पास्ट। अगर आपकी लोन कहीं पास्ट में रिजेक्ट हुई है तो वो भी चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में वही बताया गया है, इफ अ borrower earlier applied to obtain loan from any other bankers or many lenders, if the same was rejected then the matter should be examined into। यानी कि जो भी मैटर से उनकी लोन रिजेक्ट की गई थी, सपोज कोई ऐसी टेक्निकल उन्होंने गलत प्रेजेंट किए थे अकाउंट और लोन रिजेक्शन हुआ था पास्ट में, तो आपको भी ये इस बार लोन देने से पहले देख लेना चाहिए। द रीज़न फॉर रिजेक्शन ऑफ लोन इन द पास्ट शुड बी एग्जामिन। जो भी रीज़न से आपकी लोन पास्ट में रिजेक्ट हुई थी वो चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इजी पॉइंट था। पॉइंट नंबर 4, चार्जेस ऑन द प्रॉपर्टी। यानी कि आपकी बैलेंस शीट को अच्छे से वेरीफाई कर लो। बैलेंस शीट में जो प्रॉपर्टी साइड है उसके ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं लगे हो ना। कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस शीट आपको करोड़ों रुपए की बैलेंस शीट असेट साइड दिखा रही हो पर वो सारी मॉर्गेज हो। तो यही ये पॉइंट कहना चाहता है, इफ द लोन इज टू बी गिवन ऑन मॉर्गेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिगेटर शुड एग्जामिन द मार्केट वैल्यू एंड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट शुड ऑल्सो चेक द वेदर द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी के सामने अगर आपको लोन प्रोवाइड हो तो वो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट सब वगैरह चेक कर लेना चाहिए, और ये भी चेक कर लेना चाहिए कि उसके ऊपर कोई और चार्जेस तो नहीं लगे हुए ना। तो यही ये पॉइंट हमें बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इजी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 5, दैट इज चार्जेस केस लिक्विडिटी। यस, जब भी कोई आपको लोन देगा तो उसमें ये भी चेक करेगा कि वो अगर कोई पेमेंट करना है तो वो इजीली पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो कैश लिक्विडिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, दैट इट शुड बी नेसेसरी टू चेक द कैश लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस हु वांट्स टू बोरो अ लोन, जो लोन लेने चाहता है वो बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। फॉर दिस चेक कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो कैन बी डन। आपने रेशियो एनालिसिस ऑलरेडी सेमेस्टर 5 में पढ़ा हुआ है। कैश लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, तो वो सारे रेशियोज भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इजी पॉइंट्स में अब आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 में, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। उसके लिए आप बैलेंस शीट की जगह पे P&L को चेक करोगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है बिजनेस में ये भी चेक करना चाहिए। इट शुड बी नेसेसरी टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस बाय कंपेयरिंग स्टडी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 5 to 7 years borrowers. Then the GP and NP, that is gross profit and net profit ratio of last 2 years is also compared. देखो आपको प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन भी जाननी चाहिए कैश लिक्विडिटी के साथ साथ, तो उसके लिए आप कोई भी 5 या 4 साल के P&L को अकाउंट को टैली कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 5 साल में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कैसी है। और उसके अलावा ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करके भी आप कंपनी की पोजीशन को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.